सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जब ऊपर आती है, इसका मतलब रोजगार भी मिलता है, वेल्थ क्रिएशन होती है, और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के रिकॉर्ड ग्रोथ हुई। तो सारी, और फिर ज़राअत के अंदर जो हमने अपने किसानों के लिए इंसेंटिव्स दिए और जो उनकी कीमतें दिलवाई, और जो शुगर माफिया पैसे नहीं देता था किसानों को, उनसे ज़बरदस्ती उनको किसानों को पूरी कीमत भी दिलवाई, टाइम पे पैसा दिलवाया, उन्होंने इन्वेस्ट किया, तो हमारी 4.4% हमारी ज़राअत ऊपर गई। तो एक सस्टेनेबल ग्रोथ पे तो पाकिस्तान निकल गया था। तो तब इनको जब 6% ग्रोथ रेट हो रही है, तो तब इनको किधर से आ गया कि जी बड़ी महंगाई होगी और जी हालात बहुत बुरे हैं। वो शुक्र है कि अभी 2-3 ने बोल ही दिया, असेंबली में सच निकल ही गया उनके मुंह से कि वहाँ हालात तो अच्छे थे। तो अब हमें किधर से टेलीफोन आ रहे थे और वो तो सामने आ गया अब सबके। तो जो लोगों ने जाके सबसे पहले लौटे हुए, हमारे पास सारा रिकॉर्ड है कि कौन कौन अमेरिकन एम्बेसी में जा रहा था, जो लौटे हुए वो सारे अमेरिकन एम्बेसी में। अब अमेरिकन एम्बेसी का क्या काम है, ये भी सवाल पूछे। मैं क्यों चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट, मैं क्यों चाहता हूं कि इसके ऊपर पूरी एक जुडिशल इंक्वायरी बने। अगर ये सही माने में इंक्वायरी होगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पाकिस्तान का इसमें इतना फ़ायदा है, क्योंकि हम जब इंक्वायरी होगी, आप अपनी गलतियां तो ना दोहराएं। जब आप इतना बड़ा जुल्म हुआ कि आपने सारा एक मुल्क जा रहा था सही डायरेक्शन में, और मैंने बाय द वे जाके अपने न्यूट्रल्स को मैंने बताया, शौकत तरीन को भिजवाया बताने के लिए कि इस वक्त बड़ी डेलिकेट हमारी रिकवरी है, दुनिया में कमोडिटी सुपर साइकिल आया हुआ है। इस वक्त अगर हमने इसको डिस्टेबलाइज किया मुल्क को, ये संभाल नहीं सकेंगे आप इकोनॉमी, क्योंकि इस वक्त अगर रुपया गिरना शुरू हो गया, हमारे पास रिजर्व्स ही इतने नहीं हैं और हमें मुश्किल पड़ी हुई है, क्योंकि कीमतें ऊपर, कमोडिटी प्राइसेस ऊपर गए, तेल ऊपर गया हुआ था। उस स्टेज के ऊपर, इसके बावजूद कि हमने बताया कि यहाँ न्यूट्रल होना बड़ी अच्छी चीज़ है, माशाल्लाह अच्छा आप न्यूट्रल ही रहे, लेकिन ये अगर साजिश कामयाब होगी तो कॉन्सिक्वेंसेस हमने बता दिए कि इसका ये कॉन्सिक्वेंस होगा मुल्क को, माइशत के ऊपर। उसके बाद जब वो चेंज लेके आए और ये जो नया सेटअप आया, मैं आपसे नहीं, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, जब से मेरी पहली तकरीर थी, जब मैं प्राइम मिनिस्टर बना, मैंने तब कहा कि ये सारे इकट्ठे होंगे, जमहूरियत के नाम पे होंगे। अभी वो डेमोक्रेटिक मूवमेंट का नाम नहीं आया था, जमहूरियत के नाम पे सब इकट्ठे होंगे, और एक ही इनका इंटरेस्ट होगा, किसी तरह ब्लैकमेल मुझे इतना करे कि NRO मिल जाए। मैं अब ये जो मोहित पीरजादे ने बात की कि उसने मुझे आके बताया, पहले वार्न किया, वो तो मुझे सारी खबरें आ रही थी 1 साल से कि क्या हो रहा है। खबरें तो मुझे 1 साल से आ रही थी कि प्लान क्या बना हुआ है। लेकिन मैं आपको आज बता रहा हूं कि एक चीज मेरा ज़हन नहीं मान रहा था, और वो ये नहीं मान रहा था कि क्या ये शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, क्या आसिफ जरदारी फिर से इख्तियार में आ जाएगा। यानी ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, देखें, जो भी पाकिस्तान का सोचता है, जिसके बाहर अरबों डॉलर नहीं पड़े हुए, जिसका जीना बनना इस मुल्क में है, तो वो ये सारे ये सवाल पूछेंगे कि वो जो 30 साल से 2 खानदान इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत है। मैं नहीं कह रहा कि इन्होंने ये कितने करप्ट हैं, आप इनके बाहर कितने अखबारों के अंदर इनके ऊपर आर्टिकल्स आए हुए हैं इनकी करप्शन के ऊपर, इंटरनेशनल मैं बात कर रहा हूँ, BBC की डॉक्यूमेंट्रीज आई हुई हैं इनकी करप्शन पे, हमने तो नहीं निकाली। करप्शन के केसेस इनके ऊपर इतने हैं कि आपको समझ नहीं आती किस केस के ऊपर बात करें। जो NRO 1 लिया इन्होंने, जो जनरल मुशर्रफ ने इतना बड़ा जुल्म किया इस मुल्क के ऊपर, मैंने सबसे ज्यादा शोर मचाया उसके ऊपर कि वो सरे महल जो आसिफ जरदारी बार बार कहता था कि हमारा नहीं है, और ये इन्होंने कंटेस्ट भी केस नहीं किया जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इंग्लैंड में केस किया, वो बेकिया, उसके पैसे पाकिस्तान को आने थे। $60 मिलियन पड़े हुए थे स्विट्जरलैंड में, वो पूरा केस मैच्योर हो गया था, वो पैसे पाकिस्तान को आने थे। NRO दे के वो माफ कर दिया। वो
जो पाकिस्तान को वो इन्होंने वो भी हजम कर लिया। नवाज शरीफ का इतना ओपन एंड शट केस है हुदैबा पेपर मिल का, जिसमें इसहाक डार की कन्फेशनल स्टेटमेंट है, बैंक अकाउंट्स हैं कि को काजी फैमिली लंदन में बैठी उधर पैसे, ये सारी चीजें तो प्रूवन थी। वो NRO 1 दिया गया, वो सारी माफ की गई। 10 साल की करप्शन इन्होंने की। इनके दौर के सारे केसेस हैं 95%, हमारे तो दौर के केसेस ही नहीं है। हमारा तो सिर्फ एक TT का केस है शहबाज शरीफ का, और एक ये जो मकसूद चपरासी वाला केस है FIA का, बाकी तो सारे पुराने केसेस हैं। तो वो केसेस जो हमें 3.5 साल कह रहे थे, और ये इसहाक डार इनके दौर में भागा है, नवाज शरीफ के बेटे इनके दौर में भागे, ये दमाद शहबाज शरीफ का इसके दौर में भागा है। तो हमारे दौर के तो सिर्फ हमें ब्लैकमेल किया जा रहा था NRO देने का। तो मेरा पॉइंट ये है कि कैसे कोई सोच सकता था इनको मुल्क के ऊपर लाने के लिए? कौन मुल्क के ऊपर इतना जुल्म कर सकता है कि शहबाज शरीफ, जिसको सजा होने वाली थी, अंडर ट्रायल था, इसका केस मैच्योर था, कैसे कोई इस आदमी को इस मुल्क पे मुसल्लत कर सकता है? या तो ये समझे, या तो हम ये समझे कि वो शायद वो ये समझ रहे थे कि इतना बड़ा जीनियस है ये, कि ये इतना बड़ा सुबह 7 बजे उठ के ऑफिस पहुंच जाता है, ये इतना जबरदस्त काम करेगा कि मुल्क को उठा लेगा। मुझे फिर ये अब थोड़ा शक होना शुरू हो गया कि वो जो 50 अरब रुपया शहबाज शरीफ ने इश्तिहारों पे खर्च किया था, जो सारी डेवलपमेंट इश्तिहारों में थी, वो शायद उससे समझ गए हो इश्तिहार में इतनी डेवलपमेंट थी, शायद वो इस गलत फहमी में थे कि ये एकदम मुल्क टर्न अराउंड कर देगा। लेकिन क्वेश्चन अब ये है, कौन इसकी जिम्मेदारी उठाएगा कि रजीम चेंज के बाद, जिधर अब पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के अंदर सारी फिगर्स दी हुई हैं, आप वो पढ़ लें तो उसमें सारी आपकी फिगर्स हैं, जो इस गवर्नमेंट की इकोनॉमिक सर्वे है उसमें एक एक फिगर दी हुई है। पाकिस्तान सारे टारगेट से हमने ज्यादा अचीव किया। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन हुई है, रिमिटेंसेस हुई हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज ने सबसे ज्यादा पैसा भेजा है। हमारी जो असल में मुल्क तब तरक्की करता है जब उसकी एक्सपोर्ट्स ऊपर जाती है। नून लीग के 5 साल में तो एक्सपोर्ट्स शायद ही ऊपर हिली नहीं, वहां से वहीं की वहीं फंसी हुई थी, हमारी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थी। और जो फिर से मैं कह रहा हूं ज़राअत जो तरक्की की, तो जब एक मुल्क उधर जा रहा था और आज महंगाई आसमानों पे और इकोनॉमी नीचे, कौन जिम्मेदार है इसका? कौन? जो एक मिनट, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो, अगर हमने पाकिस्तान में इस तरह की चीजें आगे से रोकनी है, ये बड़ा ज़रूरी है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट को लिखा हुआ है कि इन्वेस्टिगेट करे, वो साइफर भी भेजा हुआ है कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट तो करें, ओपन इंक्वायरी करें इसके ऊपर, ताकि आगे से ये चीज़ें ना हो, ताकि मुल्क कम अज़ कम हमें पता तो चले कि कौन जिम्मेदार है। आपने बात ठीक की, शमशाद साहब 25 साल के बाद वो हमूद रहमान रिपोर्ट आई, लेकिन कोई ये बात नहीं करता कि कभी किसी ने ये पूछा है कि जब ये हम जनरल मुशर्रफ लेके गया था हमें अमेरिका की वॉर ऑन टेरर में, और वो खुद अपनी किताब में लिखता है कि वो रिचर्ड आर्मिटेज का थ्रेट आई, धमकी कि हम विल बॉम्ब यू टू स्टोन एज, हमने उसमें शिरकत की। और मुझे याद है हम पूछते थे मुशर्रफ से शुरू में कि हम क्यों इस जंग में शामिल हो रहे हैं, तो हर किस्म का हम शामिल नहीं हो रहे हैं, हम सिर्फ लॉजिस्टिकल सपोर्ट दे रहे हैं और इस तरह की बातें करते थे। कौन इसका, क्यों नहीं इसका जवाब तलब किया गया कि 80,000 पाकिस्तानी उसमें मरा। खुद गवर्नमेंट कहती है कि $150 अरब से ज्यादा हमें नुकसान हुआ, 35 लाख लोग नकल मकानी हुई। आज भी हमारे फौजी शहादतें दे रहे हैं, वही उसी का फॉल आउट, जो आज भी वो दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हुई, आज भी हमें कुर्बानियाँ दे रहे हैं। हमें क्यों हम गए थे उनकी जंग में? कम से कम ये तो हो कि क्या हमारे पास कोई चॉइस थी, क्या हम और तरह जा सकते थे? लेकिन वो मैं फिर से अब आता हूं कि जब हम मुल्क में ये फैसला कर बैठे कि हमें जो भी वहां से हुक्म आएगा हमें मानना पड़ेगा, जो मुझे पता है कि ये हमारी रूलिंग एलीट का ये जहनों में पड़ा हुआ है, वो समझते नहीं है वेस्टर्न माइंड को।
میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا ان سب سے بہت بہتر انڈرسٹینڈنگ ہے مغربی سوچ کی. ٹائم بھی میں نے گزارا اور سب کچھ، اور اندر سے ان کے لوگوں کو جانتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں ایک غلط فہمی ہے کہ جب ہم ان کے سامنے ان کی ہر بات مانتے رہیں گے وہ ہمارے ساتھ اور دوستی کر لیں گے. انٹرنیشنل ریلیشن میں کوئی دوستی نہیں ہوتی، انٹرسٹ ہوتے ہیں. آپ ان کے انٹرسٹ سرو کرتے ہیں، وہ دیکھتے یہ ہیں. اور یہ ایک ٹامی فرینک کی ایک کتاب ہے، اس میں وہ ایک پیراگراف ہے، اس میں لکھتا ہے کہ we knew Musharraf was vulnerable so we kept pushing him to do more. ایک لکھتا ہے ایک مائیکل شور جو اس سارے ایریا کا CIA چیف تھا، وہ بھی پڑھنے والا ہے. اس کا ایک آرٹیکل ہے ہفنگٹن پوسٹ میں 2008 کے قریب. وہ کہتا ہے کہ مشرف سے اتنے ہمارے امریکنوں کے اتنے ڈرٹی کام نہ کرواؤ، یعنی وہ کام نہ کرو اگینسٹ پاکستان's نیشنل انٹرسٹ، ملک کے مفادات کے اگینسٹ اس طرح کے کام نہ کرواؤ. کہیں ہمارا اتنا بڑا ایلائی ہے یہ پاکستانی لوگ اس کو ہٹائی نہ دیں. یعنی وہ، اور وہ کہہ رہا ہے کہ قبائلی علاقے میں اس نے سول وار کروا دی، وہ لکھتا ہے اس میں. اور اس نے اپنے لوگوں کو اپنے خلاف کر دیا ہماری خدمت کرتے ہوئے. تو ہم یہاں بار بار ثابت کر رہے تھے کہ جی یہ ہماری جنگ ہے اور یہ اور وہ. تو کبھی اس کے اوپر ہوا ہے ایک ملک کتنی بھاری اس کی قربانی دے، اس کے بعد ایک لفظ اپریسیشن کا نہ ہے امریکنوں سے جن کے لیے قربانی دی ہے. بلکہ اس کے علاوہ آپ دیکھیں ہر وقت کے ٹو فیس ڈبل گیم پاکستان، یعنی برائی سنی ہماری. تو کیوں ہم نے کبھی اسیس کیا ہے کہ اتنا بڑا ملک کو نقصان پہنچا؟ اور اس کی بھی یہ وجہ تھی کہ جو لوگ اس میں ملوث تھے، جو لے کے گئے تھے، وہ چاہتے ہی نہیں انکوائری. اور آج بھی جو طاقتور ہے، وہ جو بینیفیشریز ہیں یہ جو رجیم چینج کے، وہ کوئی نہیں چاہتا کہ انکوائری ہو اس کے اوپر. لیکن انکوائری اس ملک کے مستقبل کے لیے ضروری ہے. اگر ہم یہ چپ کر کے ایکسیپٹ کر لیں گے کہ باہر سے، اب دیکھیں ان کا کیا انٹرسٹ ہے. ان کا تو سمپل انٹرسٹ ہے. ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ پاکستان میں پھر جی حضور کرنے والے لوگ آ جائیں، اور ان کو سوٹ کرتا ہے. آپ سارے امریکن رجیم چینج دیکھ لیں، کرپٹ لوگ ان کو سوٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ پلائبل ہوتے ہیں. اپنے ملک میں کوئی ضمانت پہ ہو، آپ اس کو چپڑاسی بھی نہیں رکھوا سکتے ان کے ملک میں. کوئی نوکری ڈھونڈ کے دکھاتے ضمانت پہ آدمی، وہ اتنی اسٹرکٹ ان کی مورل سٹینڈرڈز ہیں. ہمارے ملک میں وہ اس لیے یہ پریفر کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے، ان کو سارا پتہ ہے کہ ان کے پیسے کدھر پڑے، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ کنٹرولبل ہے. سو وہ تو چاہتے ہیں ایسے لوگ ہیں کہ بجائے فتح کرنے کے ہر چیز پاکستان ان کی مان لے. ہمارے انٹرسٹ میں کیا ہے؟ کیا ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ اس طرح کے چور اوپر بیٹھ جائیں؟ اگر آپ نے کسی ملک کو تباہ کرنا ہے، آپ کو یقین کوئی کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح کے چوروں کو اوپر بٹھا دیں. اور آپ کے سامنے ہے کون سی قیامت آ گئی ہے 2.25 مہینے میں کہ سارا پاکستان کی اکانومی نیچے چلی گئی ہے. کون سا اتنا بڑا؟ ہم 2.5 سال IMF کے پروگرام میں تھے، تو ہمیں کیوں نہیں پریشر انہوں نے ڈالا یہ کرنے کے لیے جو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جی IMF نے یہ کروا دیا تو ہمیں کرنا پڑا ہے. اور پھر ہمیں بلیم کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہماری وجہ سے. تو اگر ہمیں اب ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں تو اتنی محنت کر کے حکومت ہٹائی کیوں آپ نے؟ ہمیں رہنے دیتے، ہم ذمہ داری لے لیتے. تو پہلے آپ نے ایک غلط کام کر کے حکومت، اور پھر ذمہ دار ہمیں ٹھہرا رہے ہیں. اور فگرز ڈینائی نہیں ہو سکتی. پاکستان اکنامک سروے میں ساری فگرز ہیں کہ کدھر پاکستان تھا اور آج کدھر پہنچ گیا. تو میں آخر میں وے فارورڈ بتاتا ہوں. دیکھیں اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے. کوئی اور چیز کریں گے ہم اپنے ملک کو مزید اور دلدل میں پھنساتے جائیں گے.